गति प्रबल पैरों में भारी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भारी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं, जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ द्वारा आयोजित कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मिलते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं शांतनु बोस जी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के वर्ल्ड ड्रामा के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन्होंने एनएसडी से ही डिजाइन और डायरेक्शन में कोर्स किया। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में आर्ट डायरेक्शन में लेक्चरर रहे। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी में। शांतनु बोस जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि मुझको पाना है तो फिर मुझ में उतर कर देखो। मुझको पाना है तो फिर मुझ में उतर कर देखो। यूं किनारे से समुंदर नहीं देखा जाता। शांतनु जी एक तरह से ज्ञान का समुंदर हैं। तो आइए स्वागत करते हैं शांतनु जी का। शांतनु जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ जी। सर, जैसे कि पता है कि आपका इनिशियल थिएटर डेज शुरुआत हुई थी आपकी तृप्ति मित्रा जी के साथ। जी। तो मैं उनके साथ का कैसा एक्सपीरियंस रहा, उस वहां से बात शुरू करना चाहूंगा, वो शेयर कीजिए। इसके बारे में अगर बात शुरू करें तो उससे पहले शायद थोड़ी बात और करनी पड़ेगी। 1985 में मेरे घर से मुझे लेके थिएटर देखने जाने का एक ट्रेडिशन था। पहले बचपन से ही मैं थिएटर देखता रहा। 1985 में शंभू मित्र जी बड़े साल बाद दशचक्र का अभिनय कर रहे थे। बांग्लादेश में बहुत बड़ा बाढ़ आया था, तूफान आया था, तो उसके त्राण के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए बड़े साल बाद उन्होंने फिर से मंच में एक पूर्ण नाटक करने का सिद्धांत लिया। रविंद्र सदन मंच में 1100 सीट वाले, उसमें 7 शोज होने थे। शंभू मित्र के उस समय इतना नाम था और इतना उनकी पहचान थी कि वो टिकट काउंटर खुलने से 3-4 दिन पहले से लोग चिड़वा बात कर फुटपाथ पे टिकट के लिए लाइन लगा दिए। तो मुझे याद है बड़ी मुश्किल से लंबी लाइन लगा के मेरी माँ गई थी लाइन में खड़े होकर टिकट लेने। तो बड़ी मुश्किल से 3 टिकटें मिली। तो मैं, मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन, हम तीनों दशचक्र देखने गए। उससे पहले मैं थिएटर, जैसे आपसे कहा कि थिएटर देखता रहा, पर थिएटर करूंगा और थिएटर ही जिंदगी भर करूंगा ऐसे कोई खास सोच नहीं था। एक अच्छा आर्ट फॉर्म है, देखने में अच्छा लगता है, 2-3 हफ्ते में एक नाटक देखना अच्छा लगता है, इतना ही मेरा संसर्ग था। थोड़े बहुत स्कूल में थिएटर किया, स्कूल में बंगाली घर में, स्कूल में सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में थोड़ा बहुत थिएटर का चलन है, तो वो करता रहा, पर थिएटर के साथ इतना खास जुड़ाव नहीं था। तो दशचक्र दिखने गया। दशचक्र एनिमी ऑफ द पीपल इब्सन का नाटक है। जिन लोगों को मालूम है तो उनको पता होगा कि एक इंसान डॉक्टर स्टॉकमैन, उनको पता चलता है कि पूरा शहर कोई कीचड़ के ऊपर बना हुआ है। उस नाटक में ऐसे था कि कहीं एक दूषित पानी, गंदा पानी, वो पीने के पानी में मिक्स हो रहा है और वो बात पता है, पर इस बात को डॉक्टर स्टॉकमैन सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं और मेयर से लेके सब लोग उस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं। तो उसमें एक मोमेंट था कि जब पहले शंभू मित्र डॉक्टर स्टॉकमैन की चरित्र कर रहे थे, वो जब तक लड़ रहे हैं, उनकी बेटी भी, उनकी बीवी के चरित्र में विजय लक्ष्मी बर्मन जी अभिनय कर रही थी। तो सब लोग साथ दे रहे थे, पर बीच में वो मेयर के ऑफिस में जाते हैं। इस बीच घर में पत्थर गिरता है, खिड़की विड़की तोड़ दी जाती है
तो एक दृश्य है कि शंभुमित्र पीछे एक हल्का सा बॉक्स सेट लगा हुआ है और शंभुमित्र हल्का पर्दा हटा के उसमें बाहर से थके हारे परेशान होके लगभग हार के वापस आते हैं। और आते ही उनकी बीवी जो अब तक उनके साथ बहुत साथ दे रही थी और उनको सहायता कर रही थी, वो कहते हैं कि तुम अभी ये सब बंद करो, देखो आज घर में पत्थर फेंका है, घर में जवान बेटी है, कल कुछ हो जाए तो क्या होगा, तुम ये सब पागलपन बंद कर दो। तो मुझे अभी भी याद है, करीब करीब 45 सेकेंड शंभुमित्र उस पर्दे को हटा के उसी दरवाजे पे खड़े रहते हैं और उनके ना हिलते हैं ना कुछ बोलते हैं। पूरी दुनिया से हार के आके जो इंसान घर से थोड़ी सी हिम्मत की उम्मीद की थी, वो घर भी अब उनके अगेंस्ट में हो गया। तो बहुत देर तक खड़े रहते हैं। रविंद्र सदन के 1100 ऑडियंस बिल्कुल सन्नाटे में चुप है कि अब क्या होगा। और उस करीब करीब 40-45 सेकंड बाद शंभुमित्र सन्नाटा तोड़ते हैं। उनकी बीवी का नाम था हैमवती। तो वो कहते हैं कि हैम, मैं नहीं चाहता हूं कि बड़े होके मेरे बच्चे मेरे नाम पर थूके। और इतना बोल के पर्दा हटा के फिर बैक स्टेज में चले जाते हैं। और ऑडियंस ताली बजाना तो दूर की बात, ऐसे प्रभावित किया है वो मोमेंट कि उसके बाद भी थोड़ी देर तक ऑडियंस को संज्ञा वापस नहीं आता, उनको सेंस वापस नहीं आता। तो उसी समय भी उस सन्नाटे के, उस पॉज के, जिसको हम थिएटर के भाषा में प्रेग्नेंट पॉज कहते हैं, उस साइलेंस में तब भी मोहित है। तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक अभिनय का मोमेंट था जिस समय मुझे थिएटर की शक्ति का पता चला कि थिएटर एक कितनी बड़ी चीज हो सकती है जो बिना कहे के आपके मन में इतने सोच जगा सकते हैं, इतने तर्क जगा सकते हैं और इतने उद्यम और इतने काम करने के लिए, खुद के जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक आपको उत्साहित प्रोत्साहित कर सकता है। तो उसके बाद मैं कुछ दिन पता करके एक दिन दोपहर शंभुमित्र के फ्लैट में जाके 3 बजे बेल बजाया। तो वो बाहर निकले। मैंने उनसे कहा कि वो उससे काफी साल पहले रिटायर कर चुके थे, बहुरूपी से भी संबंध कम ही हो गया था और कभी कभार ऐसे ही ये दश चक्र या 1-2 नाटक कभी पाठ कर लिया, कभी कविता पढ़ लिया। दश चक्र शायद रिटायर करने के बाद एकमात्र नाटक है जो पूर्ण रूप में किए हैं। तो एक तरह से स्वेच्छावसर लेके वो अपने घर में ही हुआ करते थे। तो मैं जाके बेल बजाया, मेरी तब 18-19 साल उम्र थी। तो मैंने कहा कि मैं तो आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तो और नहीं सिखाता। मैंने कहा आपसे आप जिन लोगों को सिखाया अब हमारे जनरेशन आप नहीं सिखाएंगे तो कैसे सीखेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मैंने सिखाया उसमें से भी बहुत लोग नहीं सीखे, तो उन लोगों ने क्यों नहीं सीखा। मैंने कहा उन लोगों की बात है और मैं तो सीखूंगा, उन्होंने क्यों नहीं सीखा मुझे नहीं पता, आप मुझे सिखाओ मैं सीखूंगा। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें सिखाने से तुम सीखोगे, इसकी क्या भरोसा, तुम सीख ही पाओगे, तब इसका क्या भरोसा है। एक 18-19 साल का लड़का था मैं, तो मुझे ऐसे कोई कहे कि तुम्हें सिखाने से तुम सीख भी पाओगे, इसका क्या प्रमाण है, कोई प्रमाण तो है नहीं मेरे पास। तो मैं चुप खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि तुम जाओ मैं नहीं सिखाता करके उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। पर मेरे मन में तो तृप्तिमित्रा, शंभुमित्रा, ये पूरे उनका, तब तक मैं उनके बारे में सब पढ़ चुका था, जितना सुन सकता हूं सुन चुका था, जितना देख सकता हूं देख चुका था। तृप्तिमित्रा तब भी अभिनय करती थी, अपना थिएटर ग्रुप चलाती थी, एक्चुअली थिएटर स्कूल था आरब्ध नाट्य विद्यालय करके। तो मैंने सोचा कि अच्छा शंभुमित्रा नहीं सिखा रहे हैं तो मैं इसी घराने में सीखूंगा, मैं तृप्तिमित्रा के पास जाऊंगा। तो ऐसे ही उनका एड्रेस जुगाड़ करके फिर एक दिन दोपहर को बेल बजाया, दरवाजा खोला शाउली दी ने, शाउली मित्रा जी ने। तो उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा मैं आरब्ध नाट्य विद्यालय में तृप्तिमित्रा जी से सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बुध शनि और रविवार क्लास होता है, तो तुम शनिवार 6 से 6:30 के बीच आओ।
अब 6 से 6:30 के बीच क्या होता है, मुझे पता था कि बांग्ला थिएटर उस समय का भयंकर पंक्चुअल होता था। मतलब आप अगर 1 मिनट लेट पहुंचते हैं तो उस दिन आप रिहर्सल में अलाउड नहीं है। सो मुझे समझ में नहीं आया 6 से 6:30 के बीच में, तो मैं 6 बजे से बाहर इंतजार करता रहा, और जैसे ही 6:15 हुआ तो मैंने बेल बजाया। तो ग्रुप के जो कर्माध्यक्ष थे आलोक गुप्ता आलोदा, उन्होंने आके दरवाजा खोला, फिर मैं अंदर गया, बैठा। बहुत ही कोई एक नॉमिनल सी फी थी, मतलब उस समय शायद हमारे स्टूडेंट के फीस से इलेक्ट्रिक बिल का ही खर्चा आता होगा या वो भी नहीं आता होगा। तो ऐसे ही एक कुछ नॉमिनल फीस देके मैं तृप्ति मित्र के स्कूल में दाखिल हुआ। तो पहले 2 महीने तो मतलब आपको सिर्फ ग्रुप की जो डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, वही सीखना पड़ता है। पूरे समय ऐसे पीठ सीधी करके बैठे रहना पड़ता था। किसी भी समय आपका पीठ ऐसे इतना झुक गया तो आपके जो बाकी सहपाठी है आपके पीठ पे ऐसे घुसा मारते थे, और वो भी तृप्ति मित्र का नजर के आड़ में, ताकि उनके सामने ये ना दिख जाए कि मुझे 2 घंटे पीठ सीधी करके बैठे रहने की क्षमता भी नहीं है और मैं आ गया हूं थिएटर करने। और अगर किसी ने कोई भी रिहर्सल के बीच, ये हम जो जूनियर लोग बैठ के देखते थे, किसी ने जम्हाई ले ली तो उसका रिहर्सल देखना उसी समय खत्म है कि आज चले जाइए। आप अगर रिहर्सल देखने का भी आपके अंदर धीरज नहीं है, आप इतना भी मन नहीं लगा सकते थिएटर में, तो आप थिएटर करने लायक नहीं है। तो ऐसे बहुत कठोर डिसिप्लिन और थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग, एक हमारे रोज कविता पाठ की, कविता आवृत्ति का एक क्लास हुआ करता था, गाने का क्लास हुआ करता था, पेंटोमाइम का क्लास हुआ करता था, डांस का क्लास हुआ करता था, और उसके साथ साथ सीनियर्स जो नाटक करते थे उसकी चर्चाएं होती थी। उसमें कभी कभी हमें कोई कोई रोल प्रॉक्सी करने के लिए मौका मिल जाए तो हम परम सौभाग्य मानते थे। कि किसी दिन कोई कारणवश कोई सीनियर नहीं आ पाए तो तृप्ति दी ने, हम जेठीमा कहते थे, ताया जी कहते थे, तो वो क्या हमारे तरफ देखा और कहा कि हाँ तुम ये रोल पढ़ो, तो उसी में हमारी जिंदगी धन्य हो जाता था। उसमें मुझे याद है कि 2 महीने बाद मुझे बताया गया, उस समय ग्रुप के कोई सीनियर ग्रुप के जो क्लास का जो ब्रेक है, बीच में 3 घंटे के क्लास में 1.5 घंटे के बाद, या 4 घंटे के क्लास में 2 घंटे के बाद एक ब्रेक हुआ करता था चाय का। तो चाय लेने के लिए नीचे एक बूढ़ी मौसी बैठी रहती थी, तो उनके पास जाना होता था, उनको वो जाने से वो चाय तैयार करके देती थी। तो ग्रुप के सीनियर लोग जाते थे, उसमें भी जूनियर को जाने का कोई अधिकार नहीं। तो ऐसे 2-3 महीने बाद मेरी सिंसियरिटी देख के मुझे बोला गया कि अच्छा तुम फलाने के साथ जाओ, तुम देखो चाय कहां से लाया जाता है, और आगे तुम लोगों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो उस दिन मुझे लगा कि मैं इस ग्रुप का कोई पक्का इंसान हो गया। मुझे मतलब रोल मिलना इतनी बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, वो जो थिएटर ग्रुप में मुझे उनका साझेदार बनाया गया, मेरी इतनी औकात हुई कि मैं चाय लाने जा सकता हूँ एक सीनियर के साथ, और शायद कुछ दिनों में मुझे अकेला चाय लाने का अधिकार मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए प्राप्ति थी। इट वॉज मोर अ कम्युनिटी। यही मुझे आजकल सोच के आश्चर्य लगता है कि मैं तृप्ति मित्र के ग्रुप में इतने दिन तो नहीं था। कुल मिला के मैं तृप्ति मित्र जी के ग्रुप में 1 साल 3 महीना 17 दिन था। पर उतने ही दिन में मैं जिंदगी भर थिएटर करना क्यों जरूरी है, और थिएटर एक कम्युनिटी, एक कॉम को कैसे बनाता है, और उस कॉम के लिए हम एक दूसरे के साथ कैसे देना है, और क्यों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ देना है, और थिएटर करने की रीजन क्या है, ये मेरी जिंदगी में एक तरह से समझ में आ गया था। आज जब मैं मेरे रंग के तरफ पीछे मुड़ के देखता हूं, मुझे बार बार लगता है कि वो जो दिया जला के मेरे हाथ में दिया गया था, क्या वो दिया मैं मेरे आगे वाले जनरेशन के हाथ में दे पाया, और कितना दे पाया, कितना नहीं दे पाया, उसके बारे में कई बार शंकाएं होती है। तो इस तरह की कठोर डिसिप्लिन और अभ्यास के साथ क्लास शुरू हुआ। मुझे याद है कि पूरे कलकत्ता में खूब पानी जमा करता था उस समय, बारिश में, अभी भी जमता है। घुटने तक तो बहुत आम बात है, कमर तक पानी जम जाता है। तो उसमें भी कमर तक पानी धकेल के, सारे बास बंद है,
उसमें भी 3 किलोमीटर चल के 4 बजे के रिहर्सल में हम 4 बजे पहुंचा करते थे, 1 मिनट लेट नहीं हुआ करता था, क्योंकि उतना पानी धकेल के सब लोग पहुंचते थे और रिहर्सल हुआ करता था। सो एक जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है कि समय और काम आपके पसंद के लिए नहीं रुका रहेगा। ऐसे ही मुझे याद है जब मैं पहली बार इब्राहिम अलकाजी का नाम सुना, एक बार नांदिका नाट्योत्सव में कोई एक नाटक हम ग्रुप के सब लोग देखने गए थे। तो उस नाटक देखने के बाद ग्रुप का रिहर्सल था, तो नाटक देखने के बाद हम थोड़ी बहुत इधर उधर बातचीत किए, चाय वाय पी, और ग्रुप के रिहर्सल में हम 8-10 लोग तो 2 मिनट लेट पहुंचे। लगा आज तो नाटक देख के जा रहे हैं, आज शायद 2 मिनट माफ हो जाएगा। तो घुसते ही तृप्ति मित्र जी ने पूछा कि तुम लोग लेट क्यों हो? तो हमने कहा नहीं, वो नाटक थोड़ा लेट छूटा तो हम तो उसके बाद जल्दी जल्दी आए। तो उन्होंने कहा कि दूसरे का नाटक देखना बहुत अच्छी बात है, पर अपना काम बंद करके नहीं, पहले अपना काम पूरा करो। मैं इब्राहिम अलकाजी का नाटक, मेरा रिहर्सल खराब होगा इसलिए नहीं देखने गया। तो जिंदगी में अपना काम बंद करके दूसरे के काम में मत झांको, पहले अपना काम पूरा करो, अपना काम पूरे शिद्दत से करो, उसके बाद दूसरे का काम जितना देख सकते उतना अच्छा है। पर ये कोई लॉजिक नहीं है कि दूसरे के काम देखने के लिए मैं अपना काम बंद कर दूं। तो ऐसे ही तृप्ति मित्र के बारे में कुछ एनेक्डोट्स है, कुछ मेरे सामने कुछ घटा है, कुछ चीजें जो मुझे प्रेरित किया है। एक तो उनसे जो सबसे बड़ी सीख है कि हमारी ये शरीर हमारे रंगकर्म के लिए बने, अगर इस शरीर के किसी मुश्किल के कारण रंगकर्म नहीं हो पा रहा है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में जब उनका बिल्कुल सारे उंगलियों के जोड़ में बहुत पेन है, तब भी मैंने देखा कि स्टेरॉइड लेके वो 3-3 बार घर में गिर गए। सुबह 10 बजे शो है, हाउसफुल है, वो लगभग आधे सेंस में है, हम सब पहुंचे हुए हैं, सेट लग चुका है, खालिद काका आए हुए हैं, खालिद चौधरी की, और उनका तृप्ति मित्रा जी का सोलो एक्टिंग है अपराजिता, जो 21 साल करने के बाद भी हमें एक दिन काउंटर में बैठना पड़ता था। सिर्फ न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट जाता था कि तृप्ति मित्रा का अविस्मरणीय एकक अभिनय अपराजिता, 1 बजे काउंटर खुलता था और हम 6-6:30 बजे काउंटर में हाउसफुल करके, चाहे वो 1100 सीट हो चाहे वो 750 सीट हो, हम हाउसफुल करके आ जाते थे। कभी एक बार कुछ 5-10 सीट रह गया था एक दिन, तो उस दिन तृप्ति मित्र जी ने हमें पूछा था कि तुम लोग काउंटर में रहते नहीं हो क्या, अगले दिन फिर काउंटर खोलना पड़ेगा। तो एक ही 5-6 घंटे में सारी टिकटें हाउसफुल हो जाती थी। तो हाउसफुल शो है और ग्रुप का रूल था कि एक भी टिकट सेल हुआ है तो शो कैंसिल नहीं होगा, शो होके रहेगा चाहे कैसे भी। तो हम सब सुबह तृप्ति मित्र जी के घर में वेट कर रहे, आज वो इतनी बड़ी सोलो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, क्या कर पाएंगी। तो डॉक्टर आके स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया है, तो खालिद काका आए हुए हैं, तो हमने कहा कि खालिद काका आज शो कैंसिल कर दे। तो खालिद काका ने कहा नहीं, तृप्ति को उठा के एक बार ऑडिटोरियम में ले जाओ, कॉस्ट्यूम पहन के एक बार स्टेज में घुस जाएगी तो दूसरी इंसान है, वो कर लेगी शो। तो बड़ी मुश्किल से वो गई और कॉस्ट्यूम पहन के काली चाय पीती थी शो से पहले, और इंटरवल में आके 3 घंटा 10 मिनट का सोलो, तो काली चाय एक पी के गई, अंदर परफॉर्म करी, और एक जगह था कि वो पीछे से अपना पैर उठा के अपनी हाई हील खोलती थी, वो हाई हील पहन के, हाई हील जूते पहन के कुछ एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है। इस बीच पड़ोसी कोई खिड़की से देख लेता है और उसके साथ फिर बातचीत होती है, उनकी झगड़ा बगड़ा होता है, और पीछे से छुपके से हाई हील खोल लेती है। अब पीछे से घुटने मोड़ा नहीं जा रहा है, हाई हील पीछे से खोला नहीं जा रहा है, हम साइड से देख पा रहे हैं कि उनके यहाँ के जॉ मसल स्टिफ हो रहा है, और फिर उन्होंने वो जूते कैसे वैसे करके सामने से खोला और पूरा इंटरवल हुआ। अंदर आई कमरे में, ग्रीन रूम में, फिर से दवाई ली, इंजेक्शन ली, फिर से एक काली चाय पी, बाकी शो खत्म की। शो खत्म करने के बाद जैसे होता है
बहुत सारे लोग आके कहा कि अरे दीदी आज आपने कैसे कमाल कर दिया, और वो जो 21 साल से जो शो कर रही है, आज की तरह मैंने 10 शो देखा, आज की तरह कभी नहीं किया। किसी ने कहा आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, वहां मैं रो पड़ा वहां मैं रो पड़ी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने 10 मिनट सबके साथ मिला, उसके बाद ग्रीन रूम में जाके लगभग सेंसलेस हो गए। फिर उनको घर में हम सब लाए, टैक्सी वैक्सी में बिठा के। फिर 2-3 दिन बाद वो थोड़े से ठीक हुए। और फिर वो उस दिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे बात करी। ऐसे ही मुझे एक और घटना याद है, कालिदास सम्मान मिलने वाला था उनको। उस समय वो कैंसर के लास्ट स्टेज में है, शावली दी के भवानीपुर के घर में है, और बिल्कुल बिस्तर पे मिल गई है। उससे पहले वो बेलव्यू नर्सिंग होम में थी, तब उनके लंबे बाल थे और वो सब बाल उठ गए, उनको काट दिया गया क्योंकि कीमोथेरेपी चल रहा था, उसमें बाल चले जाते हैं। तो मैं सुबह बेलव्यू में मिलने जाता था, तो बिस्तर पे वो लेटी है, ऐसे उनके पूरे चीक बोन अंदर चला गया है, आंखें अंदर चली गई है, और बिस्तर पे लेटे मुझे याद है कितनी बार उन्होंने ऐसे बिस्तर का चादर पकड़ के कह रही है कि मैं और मंच पर अभिनय नहीं कर पाऊंगी ना, मैं और एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी ना। शी वॉज नॉट बॉदर्ड कि उनका कैंसर हुआ है और उनको कुछ नंबर्ड डेज है। उनका ये था कि मरने से पहले मैं एक्टिंग करता जाऊं। वो कहती थी राशियन कोई एक्ट्रेस मंच पे एक्टिंग करते करते लास्ट शो में बाउल लेते वक्त अपेंडिक्स बर्स्ट करके मौत हुई थी। वो कहती थी कि ये मेरा सपना है मौत का। तो एनीवे, तो वो बेलव्यू नर्सिंग होम से वो शावली दी के घर थी, और बहुत ही बीच बीच में कोमा में चली जा रही थी, कैंसर के लास्ट स्टेज में जैसे होता है। 2-3 दिन बाद सेंस आता है, इस बीच कालिदास सम्मान अनाउंस होता है। मुझे अभी भी याद है, शावली दी के बेलतला रोड के बाहर वाले कमरे में कलकत्ता के थिएटर के सारे लोग तो आए ही हैं। मध्य प्रदेश से कोई मंत्री महोदय आए हैं, जब्बर पटेल जी आए हुए हैं, और वो वेट कर रहे हैं बाहर के कमरे में कि थोड़े से वो आ पाए तो उनके हाथ में अवार्ड दे। तो थोड़ा सा उनको सेंस आया, तो उनके पास एक ही कीमती साड़ी हुआ करती थी, बाकी उन्होंने अपने लिए कभी कुछ, एक ही काले और उसके अंदर डिजाइन किया हुआ ढाकाई जामदानी साड़ी हुआ करती थी। जो भी उनको अवार्ड मिलता था, कोई भी प्रोग्राम में सम्मान मिलता था, कभी भी कोई पब्लिक ओकेशन में जाना होता था, उनका एकमात्र काला ढकाई जामदानी वही निकलता था, और वही पहन के वो हमेशा, मतलब मैंने जब तक देखा लास्ट के 2-3 साल, वो सारे अवार्ड वही ऐसे ही लिया। जबकि मेरे पास मैं उनका जो ऑटोग्राफ लिया था जब मैं और छोटा था, और बुक फेयर में वो कोई कविता पढ़ने गई थी, और उसके बाद बुक फेयर के पीछे जो ग्रीन रूम है उसमें मैं छोटा बच्चा धक्का मुक्की करके मेरे स्लैम बुक में उनके ऑटोग्राफ लिया था। तो उस समय भी वो उसी काले रंग की ढकाई जामदानी में ऑटोग्राफ ली थी। तो वो उनके ऊपर लपेट दिया गया, उनके नाइटी के ऊपर बाल थोड़ा ठीक कर दिया गया, व्हील चेयर में बेडरूम से ड्राइंग रूम तक लेके जाया गया, और ले जाने के बाद उन्होंने अवार्ड बैठे बैठे लिया। थोड़ी बहुत जब्बर पटेल जी से बातचीत करी, टेलीविजन में हल्का फुल्का इंटरव्यू दिया, 10-15 मिनट का, आधे घंटे का प्रोग्राम रहा। फिर वो इसमें वापस आई, बेडरूम में वापस आई, एंड अगेन शी वेंट अप टू कोमा। तो 2 दिन बाद कोमा से उनका फिर से सेंस आता है। तो हम सब पैर के पास बैठे हैं कि पता नहीं सेंस आए ना आए। तो सेंस आता है तो बड़ी मुश्किल से आंखें खुलती है। तो बेड के पास शावली दी खड़ी है, वो थोड़ा आंखें खुली है देख के सर झुका के, मुंह के ऊपर झुक के शावली दी पूछती है कि माँ कैसे लग रहा है अभी। तो उन्होंने थोड़ा आधे स्वर में कहा कि हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो तब शावली दी ने कहा कि माँ उस दिन तुम अवार्ड लिए और वहां गए, सबसे बात किए और टीवी को इंटरव्यू दिए, ऐसे तुम उस आधे घंटे रहे कि जैसे तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं। कैसे कर पाई माँ तुम? तो मुझे अभी भी याद है, तृप्ति मित्र बड़ी मुश्किल से आंखें थोड़ी सी और खोले, शावली दी की तरफ देखे और कहा वही तो हमें सबसे पहले सीखना पड़ता है। एक रंगकर्मी को अपने शरीर को पार करना पड़ता है। उनके रंगकर्म की दुनिया, उनके ऑडियंस सिर्फ उनको रंगमंच में ही देखना चाहते हैं।
उनकी तबीयत खराब है, उनके घुटने में दर्द है, उनके जोड़ों का दर्द है, उनके बुखार है, इस सब की ऑडियंस के लिए कोई वैल्यू नहीं है। ऑडियंस के लिए सिर्फ उनके आर्ट का वैल्यू है। और इसीलिए ये जो बीमारी है, ये जो कष्ट है, ये जो अंदरूनी हमारे शरीर और हमारी जिंदगी, मन के, शरीर के हमारे कष्ट चलते रहते हैं, इसको परे करके, इसको एक साइड में रख के हमें रोल में एंट्री करना पड़ता है, हमें पब्लिक लाइफ में एंट्री करना पड़ता है। पब्लिक लाइफ में जाके हम रंगमंच पे चढ़ के आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा घुटने में दर्द है, ये हम नहीं कह सकते, चाहे वो एक रिहर्सल ही क्यों ना। तो वो एक रंग देवता की आराधना में ये शरीर सिर्फ एक साधन मात्र है, वो एक धूप की तरह है, एक चंदन की लकड़ी की तरह है। एक बहुत अच्छा बांग्ला कीर्तन है कि कानूरो प्रीति चंदनेर रीति घसीले सौरभमय, कृष्ण का प्रेम चंदन का रीत है, जितना घिसोगे उसकी खुशबू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो हमारी ये शरीर भी उस तरह की चंदन ही है, जो रंगमंच नाम की कृष्ण प्रेम में उसको घिसना पड़ेगा, मन को, शरीर को, तभी उसका सौरभ निकलेगी, उसकी खुशबू से 5 लोगों तक जाएगा। पर एक ही तृप्ति मित्र, मुझे शरीर की बात आई और शरीर से परे रंग कर्म है, मन से परे रंग कर्म है, इस बात से एक बात और याद आई। जब उनको अपने घर से, नसरुद्दीन रोड के घर से, जो पहले बिजन भट्टाचार्य का किराए का घर था, एंड देन शंभु जी, तृप्ति जी की शादी होने के बाद उन लोगों ने उसी घर में किराए पे रहे, और उसी घर के बाहर के और जिंदगी भर किराए पे ही रहे। तृप्ति मित्रा नेवर हैड ओन होम इन कलकत्ता। और उसी 11 इन नसरुद्दीन रोड, जिस घर में मेरा रंगमंच शुरू हुआ, उसी घर में बहुरूपी का पहले 14 साल का रिहर्सल हुआ। रक्त करबी से लेके सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हुई, 20 फीट बाई 12 फीट या 18 फीट बाई 12 फीट के कमरे में रिहर्सल हुआ है, एक छोटा सा सेट का मॉडल रख के। उसी घर में बांग्ला थिएटर की नींव रखी गई, आधुनिक बांग्ला थिएटर की, उसी कमरे में। तो और उस कमरे में क्योंकि थिएटर होता था, तो उस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। एक महर्षि मनोरंजन भट्टाचार्य की बैठने की एक चेयर हुआ करता था, जो सिर्फ तृप्ति जी आती थी तो उनके लिए था, उसमें हम कोई नहीं बैठते थे। और वो चेयर और बाकी छोटे मोटे फर्नीचर्स रिहर्सल के लिए यूज होता था। वो भी चेयर था क्योंकि वो एक रिहर्सल का प्रॉप था। सो उसी कमरे में, उसी घर से बाद में, और हम इतने ही नालायक है कि उस घर को हमने एक म्यूजियम नहीं बना पाया। जिस घर में शंभु मित्रा, तृप्ति मित्रा अपने ज्यादातर जिंदगी जिए, जिस घर में थिएटर का इतना बड़ा इंडियन थिएटर की हिस्ट्री है, जिस छोटे से 2.5 कमरे के अपार्टमेंट में, उस अपार्टमेंट को सरकार अधिग्रहण नहीं कर पाए। उस घर में इंडियन थिएटर की एक म्यूजियम नहीं बन पाया, बांग्ला थिएटर का एक म्यूजियम नहीं बन पाया। वो तृप्ति मित्रा जी के मौत के बाद वो उसमें और किराएदार चढ़ गए, उसमें और लोग आके और रहने लगे, उसके दरवाजे खिड़की के रंग बदल गए, उसके फर्नीचर पता नहीं कहाँ चले गए। सो ऐसे ही एक सेल्फ इफेसिंग, एक आत्मविलोपकारी जात है हम अपने ही किए कराए को कंटिन्यूअसली पोछे जा रहे हैं, उसको धुले जा रहे हैं, उसको जाने दे रहे हैं। पर यही शायद भारतीय सभ्यता है। 800 साल से या उससे ज्यादा से भी हम अजंता में मुरल पेंटिंग करते हैं और कोई नाम नहीं लिखता, और उतने बड़े आर्ट के कोई हमें ऑथर का नाम नहीं मिलता, और हम एक घटिया सा नाटक कर लेते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट में बड़े बड़े अक्षर में डिजाइन एंड डायरेक्शन बाय शांतनु बोस लिखने के लिए बेचैन हो जाते हैं। पर ये जो आर्ट के लिए एक साधना करते जाना, और एक महाकाल में एक बहुत जेनरेशन के अंदर मैं एक थोड़ा सा ही छोटा सा एक कणा मात्र हूं, इसका एक बोध भी शायद एज आर्टिस्ट हमें चाहिए। हाँ, जो बात कह रहा था, तो उस घर से तृप्ति मित्रा जी को बेलव्यू में लेके जाया जा रहा है, बेलव्यू नर्सिंग होम में कैंसर के कारण। तो हम सब उस स्ट्रेचर से ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतर रहे हैं, और उनका स्ट्रेचर एम्बुलेंस के अंदर लेके जा रहे हैं। उसके बाद जीते जी तृप्ति मित्रा जी और उस घर में नहीं वापस आई। उनके मौत के बाद मरदेहों को, उस नश्वर देहों को उस घर में लाया गया था। तो मुझे अभी भी याद है, वो स्ट्रेचर पैर का साइड एम्बुलेंस के अंदर घुस गया, थोड़ा सा बाहर खुला हुआ है,
तब भी सर थोड़ा बाहर है, हम ऊपर कर रहे हैं। तृप्ति मित्र जी ऐसे ऊपर की तरफ देखा और हमारे तरफ हम 2-3 लोग जो थे उनके तरफ देख के कहा, क्लास मत बंद करना, क्लास चलाते रहना। एंड देन शी सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे आज तक लगता है कि मेरे थिएटर करने का वही एकमात्र रीजन है और वही मेरे जीने का वो रीजन है। उन्होंने कहा कि शांतनु, थिएटर करना बहुत अच्छी चीज है, जिंदगी भर कोशिश करना थिएटर करने की, पर अगर थिएटर नहीं कर पाया और एक इंसान को एक दिन 2 रोज की रोटी खिलाया तो तुम्हारे पूरे जिंदगी के थिएटर से बड़ा काम है। एक इंसान जिन्होंने पूरी जिंदगी थिएटर ही की है और थिएटर के लिए क्या नहीं किया है, अपने शरीर, अपने मन, अपने समस्त उसको रंग देवता को अर्पण कर दिए, उस ऐसे एक इंसान के मुंह से ऐसी एक बात कि पूरी जिंदगी के रंगकर्म से ज्यादा जरूरी है एक इंसान को 2 टाइम खाना खिला पाना एक भूखे इंसान को। इसलिए मुझे अपने रंगकर्म में कभी संशय नहीं आया। मुझे एक तरह से क्लैरिटी रही कि मैं थिएटर कर किस लिए रहा हूं। थिएटर एक नाम के लिए नहीं, एक बंगले के लिए नहीं, एक गाड़ी के लिए नहीं, एक अवार्ड के लिए नहीं, पर थिएटर से समाज में ऐसे कुछ बदलाव आए लोगों के मन में, लोगों के जिंदगी में, ताकि हम एक दूसरे का हाथ बटाए, हम एक सब लोग मिलके, हम जो जिसके पास थोड़े ज्यादा है और जिसके पास थोड़ा कम है, हम मिल बांट के, हमारे पास जो ज्यादा है हम थोड़ा मिल बांट के खाएं। ये जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है, ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, ये जो सेंस ऑफ टुगेदरनेस है कि मेरा रंगकर्म मेरे लिए नहीं है, मैं आज हूं कल नहीं हुआ, 10, 15, 5, 7, 20 साल बाद मैं चला जाऊंगा, पर ये रंगकर्म के जरिए एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे का साथी बनना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे को खींचते हुए आगे ये मानव सभ्यता को ले जाना, जो ये कोरोना के समय हमें बड़े अच्छे से दोबारा महसूस हुआ कि इस समय रंगकर्म और रंगकर्मियों की क्या जरूरत है, इस समय हमारा क्या काम था। क्या हमें आइवरी टावर में बैठ के बहुत इंटेलेक्चुअल नाटक करना था कि हमें एक्चुअली जमीन पे उतर के अपने घर में थोड़ा ज्यादा खिचड़ी बना के बांटना था। ये जो जरूरत की जो एक क्लैरिटी ये पिछले 1-1.5 साल में आई, रंगकर्म की जिंदगी में जीने की, किस लिए हमारी ये जिंदगी है, रंगकर्म जिसका एक हिस्सा है, उसका एक बहुत बड़ा समझ पिछले 1.5 साल में आया कि रंगकर्म करने से भी ज्यादा जरूरी है कि किसी भूखे इंसान को 2 रोज का खाना खिलाना। तो आज इतने साल बाद 87 में सुनी हुई बात, 97, 2007, 2017, 18, 19, 20, 34 साल बाद फिर से बड़े अच्छे से समझ में आया। So this surpassing the body, the purpose of theater as a social work, समाज के लिए रंगकर्म करना, ना कि अपने लिए करना, ये 2 चीज। और एक बहुत अच्छा एनेक्डोट है, वो शायद तृप्ति मित्रा, मतलब वो बोल लूंगा तो शायद मैं समझा पाऊंगा कि मेरा रंगकर्म तो चाहे जैसा भी हो वैसा भी हो, पर जिस घराने से मैंने काम शुरू किया है और जिस घराने का दिया जला के मैं आज भी आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं, उस घराने की अहमियत क्या है। एक बार तृप्ति मित्रा जी को बहुत नापसंद था कि थिएटर की कोई भी चीज टूटे फूटे, चाहे वो मिट्टी का एक सुराही की ही क्यों ना हो, चाहे वो एक कॉस्ट्यूम का छोटा सा फटा हुआ गंजी ही क्यों ना, पर अगर एक भिखारी का पहनने वाला फटा हुआ गंजी है तो वो
उसी तरह से धो के उसको चाय के पानी में डुबो के उसका वेयर एंड टियर करके रखा जाएगा और वो हर शो में वही पहना जाएगा। वो कहती थी कि इस कपड़े में हम लोगों ने अपना इमोशन डाला है, इस सुराही में मैंने अपना इमोशन डाला है, इस पानी के ग्लास में मैंने अपना इमोशन लगाया है, इस सब ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ के मैंने डायलॉग बोला है। ये कैसे तोड़ने दे दोगे तुम? ये और आम ग्लास थोड़ी रह गया है, ये एक आम गंजी थोड़ी रह गया है, ये तो एक आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट हो गया है, ये तो एक आर्ट पीस हो गया है। इस भाषा में नहीं, पर उनका मतलब यही था। तो एक बार ऐसे ही वो सरिस्ट्रिप करके एक नाटक करती थी, उसमें एक पुराने जमाने का 2 एक्टर एक्ट्रेस उनको घर से निकाल दिया गया, तो एक टूटे हुए ऑडिटोरियम में आश्रय लेते हैं और उस ऑडिटोरियम में एक के बाद एक चोर, एक भिखारी, एक सेक्स वर्कर ऐसे करके आते हैं और इनके पास कुछ खाने देने के लिए नहीं है, तो एक एक गिलास पानी देते हैं सबको पिलाने का। और उसके बाद कहानी उस तरह से आगे बढ़ती है और अंत में पता चलता है कि उस भिखारी जो मर जाता है उसी रात को, उसके पिलो के अंदर बहुत सारे पैसे हैं जो ये प्रताड़ित जो औरत है, उस प्रताड़ित औरत को देके जाती है। तो सेक्स वर्कर नहीं, शी वाज अ रेप वुमन, मैं गलत बोला, इतने दिन बस स्मृति से बोल रहा हूं तो इधर उधर हो रही है चीजें। तो उसमें ट्रांसपोर्ट करते वक्त तो मिट्टी की सुराही टूट गई। अब मिट्टी की सुराही टूटती है, शीशा हो दिल हो, मिट्टी की सुराही हो, टूटती है। पर हमें पता है कि तृप्ति मित्र जी भयंकर गुस्सा करेंगे, तो हमने किसी ने बताया नहीं। तो नाभाष बानी कंठो बागानी करके एक ग्रुप का सीनियर एक्टर था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी प्रॉप की। तो वो सारे प्रॉप लगाते वक्त देखा वो पूरा सुराही टूट गया, तो वो तुरंत गया मार्केट में और एग्जैक्टली उस तरह के उतने ही काली सुराही, कॉर्नर में उतना ही एक रेड मार्क ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाके रखा। और इस बीच तृप्ति मित्र जी सेट देखने आई और कहा कि अरे सारे प्रॉप नहीं है, प्रॉप लगा दो। तो हम सब ने कहा नहीं नहीं प्रॉप सारे है, अभी हम लगा देंगे। नाभाष से कहा कि अच्छा सुराही नहीं है, बोले नहीं नहीं वो है, मैं लगाता हूँ, अभी लगाता हूँ, आप जाइए कॉस्ट्यूम पहनिए, रेडी होइए। तो करके उनको ग्रीन रूम भेज के चुपके से जाके हमने वो सुराही रख ली। अब तृप्ति मित्र जी पहली दफा ऐसे बिना देख के सुराही से पानी ग्लास में डालती है, देती है। हमने ऐसे दिल थाम के विक्स में बैठे हैं और पहला सीन चला गया, उनको पता नहीं चला। अब वो 35-40 साल से थिएटर कर रही है, दूसरे बार वो गई, पानी डालने गई तो उनको कुछ फील हुआ और वो पानी डालते वक्त सुराही की तरफ देखी और पानी डाला। एक्टिंग में कुछ भी बदलाव नहीं होने दिया, पर विग्स पे खड़े होकर हम सबको पता चल गया कि उनको पता चल गया कि ये वो सुराही नहीं है जिससे मैंने इससे पहले 8-10 शोज किए हैं। कुछ हाथ के टच से, कुछ फील से हो गया होगा, कुछ नापा हुआ होगा, इतने बार रिहर्सल किया है कि सुराही किस एंगल में रहेगा और उसमें पानी डालते वक्त मैं उंगली कहाँ टिकाऊंगी और वहां से क्या होगा, तो उसके ऊपर उंगली में कुछ घिस रहा होगा, कुछ हुआ होगा। सो व्हाट्सएवर ये सब करकुरा के शो खत्म हुआ, सब पैकअप हो गया, शो का सामान घर आ गया। वो शायद शनिवार शो था, संडे को रिहर्सल है। हम सब पहुंचे तो ये सामने जो ड्राइंग रूम है उसके पीछे एक रूम है, उस रूम में एक छोटा सा डिवान है, पूरा बुककेस है। बुककेस इधर एक दरवाजा है, इस साइड में एक दरवाजा है, इस दरवाजे के साथ पूरा बुक रैक है और सामने एक छोटा सा डिवान है। तो ग्रुप के सेक्रेटरी ने कहा, जेठीमा ने, तृप्ति मित्र जी ने सबको बगल वाले कमरे में बुलाया। हम सब बगल वाले कमरे में गए तो उधर से दरवाजा बाहर बैल्कनी वाली बंद है, हम सब कमरे के अंदर है। तृप्ति मित्र जी आके इस दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, तो अभी कमरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो उनके बगल में वो सारे बुक रैक है। तो उन्होंने कहा, नाभाष को बुलाया, बोला हम सब खड़े हैं साइड में। नाभाष को बोला, नाभाष सामने आओ, बैठो। तो नाभाष वो दीवान में बैठा तो बोला, सुराही बदली गई थी ना? तो नाभाष का सर नीचा, उन्होंने कहा हाँ बदली गई थी। तो बोला अच्छा, मैंने जब पूछा कि सुराही कहाँ है तब तो मुझे बोला नहीं कि सुराही टूट गई थी। मुझे बोल सकते थे ना कि सुराही टूट गई थी, हमने, तुम लोग ने दूसरी सुराही
लाके रखोगे? तो नाभाष ने ऐसे ही सर नीचा करके कहा कि आप गुस्सा होंगी इसलिए हमने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा गुस्सा हो जाऊंगी इसलिए मुझे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। तो यही सिखाया मैं तुम लोगों को 5 साल से कि झूठ बोल के थिएटर किया जा सकता है। तो थिएटर करने के लिए सच की जरूरत ही नहीं है, तुम मुझे झूठ बोल के थिएटर कर सकते हो। यही सिखाया मैं तुमने करके बुक रैक से एक किताब उठा के उसके ऊपर दे पाया। हम सब सर नीचा करके खड़े हैं और सारी बुक रैक को नाभाष के ऊपर खाली हो रहा है और कह रही है यही सिखा थिएटर के नाम पे कि सच बोलने की कोई वैल्यू ही नहीं है, झूठ बोल के थिएटर किया जा सकता है। झूठ बोलोगे झूठ और मेरे साथ ये यही जिंदगी, ऐसी ही जिंदगी चलाओगे। करते करते आधी बुक रैक उसके ऊपर डंप कर दी, करके बोला तुम सब लोग निकल जाओ मेरे घर से, और मैं जिंदगी में तुम लोगों का शक्ल नहीं देखना चाहती। जो लोग झूठ बोल के थिएटर करते हैं उन लोगों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं करूंगी थिएटर ऐसे लोगों के साथ। करके वो अपने बेड पे चली गई और दरवाजा बंद कर दी। तो हम तो बड़ी मुश्किल में कि अब क्या करें। अब तृप्ति मित्र जी निकाल देंगे तो उनके क्वालिटी के टीचर तो कोलकाता क्या पूरी इंडिया में मिलने से रहा, कैसे होगा। तो हम सब बाहर के कमरे में सांस बंद करके बैठे हैं। तो थोड़ी देर बाद ग्रुप का जो सेक्रेटरी था, जो 7 साल से उनके साथ काम कर रहा है, रोज सुबह शाम उनको देख रहा है, एक तरह से बेटे की तरह ही है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो कविता की प्रैक्टिस करते हो उसको शुरू करो और धीमी आवाज में थोड़े थोड़े करो। अगर थिएटर और तुम लोगों की आवाज उस कमरे तक पहुंचेगी तो उनके मन में चेंज आएगा। तो हम वो आवाज बहुत धीमी करके प्रैक्टिस करते रहे आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा। कुछ 1.25 घंटे बाद कमरे में फिर से वो आई, चेयर में बैठी और कहा क्या उल्टा सीधा कर रहे हो, ऐसा नहीं सिखाया, वो लाइन बिल्कुल गलत कर रहे हो और इसका उच्चारण गलत कर रहे हो, दोबारा उस लाइन को फिर से लो। हमने कहा कि हमें डांट लीजिए, हमें जो कर लीजिए, पर आके दोबारा चेयर में बैठ गई, फिर से सिखाने लग गई, तो हमारी जिंदगी धन्य हो गई। तो दिस वैल्यू ऑफ ट्रूथ, सबमिटिंग द बॉडी, वर्किंग फॉर द सोसाइटी, ये सब जो उन्होंने अपनी जिंदगी को एक एग्जाम्पल बना के हमें सिखा के गई, तो मुझे लगता है वही हमारा और मेरे रंग कर्म का सबसे बड़ा एक इंस्पिरेशन रहा, जिसके तहत अभी तक कहाँ रंग कर्म करूंगा वो मुझे पता नहीं। आज दिल्ली में कर रहा हूं, कल कलकत्ता में करूंगा, कहीं भी जहां भी मौका मिले वहां करूंगा, पर रंग कर्म करूंगा ये पक्का है। और अगर रंग कर्म नहीं करूंगा तो क्या करूंगा वो भी पता है कि रंग कर्म अगर करना नामुमकिन हो जाए ऐसी शिक्षा मिली क्या है, करना है वो भी पता है। क्योंकि ऐसी शिक्षा मिली ना आपको, ऐसे गुरु मिले, ऐसे समर्पित, मतलब तृप्ति जी की जो आपने बातें सुनाई, इतनी भावुक कर देने की, इतनी संवेदना से भरी बातें, इतना गुरु मंत्र, इतना महत्वपूर्ण बातें, ऐसी सीख, कहाँ ऐसे समर्पित लोग कहाँ चले गए। आज अगर आप पीछे पलट के देखें तो आपको नजर कहाँ आ रहे हैं लोग, लेकिन जो शिक्षा आपको मिली है शायद वही बुनियाद आज आपको इस परचम पे लाकर खड़ा किया हुआ है। तो ये बहुत, मतलब हमें तो बहुत, मतलब सुन के ही इतना वो लग रहा है कि कैसे लोग थे जिन्होंने मतलब अपने जीवन को पूरा रंगकर्म पे न्यौछावर कर दिया था, पूरा समर्पित कर दिया था। तो ऐसे गुरुओं की सीख, ऐसे गुरु मंत्र को लेकर, और जब आपने इतना मतलब समय की पाबंदी सीखी, आपने रंगकर्म के वो सारे मतलब उनकी बिलोंगिंग्स को लेकर, मतलब इस तरह की आयाम, इस तरह की बातें, ऐसे संस्पर्श को लेकर आप में फिर ये कब जागा कि मुझे एनएसडी आना चाहिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आने की जरूरत कब पड़ी आपको, या इसके पीछे क्या भाव रहा, ये बताएं। तृप्ति मित्र जी की मौत हो गई। अगर तृप्ति मित्र जी की मौत नहीं होती तो उस समय मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ रहा था और
शायद मैं आगे जाके मैं ठीक ठाक था पढ़ने में, शायद आगे जाके मैं पीएचडी करता और कंपैरेटिव लिटरेचर तुलनामूलक साहित्य विभाग में मुमकिन होता तो मैं एक शिक्षक बनता और मेरा रंगकर्म जैसे कलकत्ता में ग्रुप थिएटर में होता है ऐसे मैं करता। पर तृप्ति मित्रा जी के मौत के बाद मैं कहीं कहीं थिएटर करने की कोशिश करी, पर मुझे मेरे अंदर जो एक स्टूडेंट था, एक शिक्षार्थी था, वो उसकी चाहत पूरी नहीं हो रही थी। फिर मैं जब बाकी जगह से नहीं इंस्पिरेशन मिल रहा था तो मैं खुद से ही नाटक करने लगा, यूनिवर्सिटी के दोस्त वगैरह जुटा के मिला के। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा ड्रामा क्लब था, अरुण मुखोपाध्याय जी का बेटा सुमन मुखोपाध्याय मेरे से 1-2 साल सीनियर थे, और भी बहुत सारे लोग जो बाद में रंगकर्म, टेलीविजन, फिल्म, विजुअल आर्ट्स अलग अलग विधा में गए हैं। वो सब मेरे, कोई बांग्ला डिपार्टमेंट, कोई इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, कोई तुलनामूलक साहित्य, कोई अंग्रेजी, मेरे आसपास के बहुत सारे लोग नॉवेलिस्ट बने, जर्नलिस्ट बने, फिल्म मेकर बने, एक्टर बने। तो एक माहौल मिल गया था मुझे उस यूनिवर्सिटी में कि पढ़ाई के साथ साथ भी और भी अपने आप को विस्तार करके देखना। कि अच्छा, मुझे थोड़ा ड्रामा क्लब में मन लगा तो मैं ड्रामा क्लब गया, मुझे थोड़ा पेंटिंग में मन लगा तो पेंटिंग में गया, मुझे थोड़ा क्रिकेट में मन लगा तो मैं क्रिकेट भी खेल लिया। तो ड्रामा क्लब में मुझे खूब मन लगा और ड्रामा क्लब के साथ मैं काम करता रहा, मन भी लगता रहा। पर धीरे धीरे मेरा अपना थिएटर ग्रुप बन गया। उस समय हम महेश एलकुंचवार के जी के रक्त पुष्प नाटक करने के लिए तैयारी कर रहे थे और उसका शो होने वाला ही था। तो उस समय मुझे ऐसे एनएसडी के बारे में मुझे हल्का हल्का पता था जब रंगकर्म किया करता था। 92 की फरवरी में रेपर्टरी कंपनी के 3 नाटक कलकत्ता में प्रदर्शित हुए, जूलियस सीजर, रक्त कल्याण और दिन के अंधेरे। दिन के अंधेरे लड़का का हाउस ऑफ बर्नार्ड अल्वा का एडप्टेशन, तीनों अलकाजी साहब के तीनों अलकाजी साहब के नाटक है। अलकाजी साहब बड़े दिन बाद रेपर्टरी में आके नाटक किया उसका। तो वो तीनों शोज में देखने गया, मतलब कलकत्ता में हो रहा है और एनएसडी रेपर्टरी का नाटक है, अलकाजी साहब का डायरेक्शन है, तो पहले दिन जाके ही टिकट खरीद के रखना धर्म था, तो देखने गया। पहले दिन शायद जूलियस सीजर था, वो देखा मैंने। शुरुआत में ही बहुत आलीशान सेट, बैक लाइटिंग, उसके ऊपर रोमन सोल्जर बिल्कुल रोमन कॉस्ट्यूम में खड़े हैं। तो वो जो एनएसडी के सारे नाटक के अंदर एक बहुत भव्य प्रदर्शन होता है, जो एक कहीं से कहीं कोई पैसे की कमी नहीं है ये दिखता है। वो हमारे ग्रुप थिएटर से थिएटर में बड़े हुए लोग की माँ की बनारसी मांग के, सप्लायर से थोड़े लार्ज साइज कुर्ता पहन के, किराए का बूट के ऊपर एक बेल्ट बांध के, थोड़ा सा सिंबलिक इशारा दे के पीरियड प्ले करने का, या टाट से गाउन बना के, या सस्ता 2 सूती कपड़े से ग्रीक कॉस्ट्यूम बना के, और वो भी घर में मौसी के स्विंग मशीन में करवाना, वो उसके सामने वो एक बहुत ही अचंबा लगता था, लगा भी था उस समय। पर वो नाटक 5, 10, 15 मिनट देखने के बाद एक बड़ा विजुअल ग्रैंडनेस का जो धक्का है वो खत्म हो जाने के बाद मुझे बहुत प्रभावित नहीं किया। ऐसी रक्त कल्याण भी मुझे बहुत प्रभावित नहीं किया। पर जब मैं दिन के अंधेरे देखने गया, इट वॉज अ वेरी मिनिमल सेट, द एक्सेस ऑफ उस तरह की फैंटेसी विजुअल इज वेरी लेस। एक छोटा सा ही कमरा है, उस कमरे के अंदर ही पूरे घुटन भरी हुई है
औरतें, उनकी माँ, उनकी जिंदगी, उनका सपना। तो उसमें एक मोमेंट है, शॉल वाला आए हैं शॉल दिखाने के लिए, और उसमें हेमा जी, मुझे याद है वो लापंसिया शायद कैरेक्टर का नाम, उदासी का रोल करती थी, जिसकी अच्छी खासी शादी हुई है, घर परिवार है, भरा पूरा है, और वो थोड़ी हंसी मजाक करती है, थोड़ी सी बेतुकी मजाक भी कर देती है, क्योंकि उनके लिए जिंदगी का एक सहज रास्ता है। और ये दबाव में बैठी हुई और अंदर में चाहत और वासना को दबाती हुई औरतें, उनके बीच की ये लड़ाई झगड़ा, तर्क, पुरुषों के लिए, जिंदगी के लिए उनकी चाहत, इसके बीच वो शॉल वाला आए हैं और पूरे काले और हल्का हल्का डार्क रेड के थोड़े सोफा का, मेहगनी का और रेड का सोफा, और काला काला काला, सबके बीच थोड़ा बहुत शुरुआत के सीन में कलर आता है, उसके बाद कलर गायब हो जाता है, और उसके बाद करीब करीब घंटे भर कोई रंग देखने को मौका नहीं मिला। सेट के स्टेज के एक कोने में शॉल वाला आके एक एक करके शॉल निकाल रहा है, तो मंच पे थोड़ा थोड़ा करके रंग निकल रहा है, थोड़ा शॉल के रंग दिख रहा है। इसके बीच कोई आके कहती है कि अरे ऊपर से वो रास्ते से वो लड़के होली के लिए जा रहे हैं, ऊपर की खिड़की से दिखेंगे। तो ये सारे जो लड़कियां हैं ये दौड़ना शुरू करती है मंच के एक कोने से दूसरे कोने तक, और दौड़ते हुए अपने बुरखे उतारती है, और अंदर से आसमानी, फिरोजी, ये सब रंग के शरारा, घघरा, अंगिया, ये सब निकल के आते हैं। और आधे रास्ते में जाते जाते वो बड़ी बहन थी स्वरूपा, स्वरूपा को सांस की अटक आती है, उसका हाफ का वो अटक, और वो ऐसे अपने स्वरूपा थी, नहीं, स्वरूपा वाज द एल्डेस्ट वन, सीमा दी की हाफ की अटक आती है, स्वरूपा दी की, जो भी उसको अभी मेरे सामने इमेज क्लियर नहीं आ रहा है, वो ऐसे सांस का अटक आ रहा है, सीमा ही मेरे ख्याल से, सीमा की नहीं, स्वरूपा दी। तो वो ऐसे, वो एक्ट्रेस ऐसे आपके सांस घुटने, उसकी बुर्का आधा खुला है आधा बंद है, वो स्टेज में क्रम्पल करना शुरू करती है, घुटने में गिरती है, और उसके ऊपर से उसको धक्का मार के उसके ऊपर से कूद के वो सारे आसमानी, फिरोजी, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ये सब रंग उसके ऊपर से तैर के जाता है। सारी लड़कियां जाती है और बाहर से होली के गाने की आवाज चरम में आता है, और धीरे धीरे बीच में एक छोटा सा दरवाजा था, उस दरवाजे के पीछे एक रंगीन लाइट से पीछे का साइक्लोरामा, हल्का सा, इतना ही, एक कालकोठरी के दरवाजे से दिखता हुआ एक छोटा सा दरवाजा, वो रंगीन, पीछे उसके पीछे आसमान रंगीन हो उठता है, वो पूरा स्टेज खाली हो जाता है, रोशनी कम हो जाती है, सिर्फ ये एक्ट्रेस पड़ी हुई है, सीमा दी ही मेरे ख्याल से, और उसकी हाफ की ऐसे आवाज सुनाई पड़ रही है, और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, और इंटरवल, ऐसे इंटरवल मोमेंट, ऐसे इमोशनली चार्जिंग मोमेंट, जिसमें रंग से, एक्शन से, साउंड से एक कहानी बोल पाना, ये मुझे चमत्कृत कर दिया। मुझे लगा कि ये क्या है। मैं बांग्ला थिएटर से था, मुझे पता था कि डायलॉग बोलना एक्टिंग है, और जो जितना अच्छा डायलॉग बोल पाता है, सांस ले पाते हैं, तो अगर 85 में शंभू मित्र की वो पॉज मुझे बांग्ला थिएटर के और उसके स्ट्रेंथ के तरफ अट्रैक्ट किया था, तो 92 की ये रंग का उड़ना, ये रंगीन अंगिया का उड़ना और दुपट्टे का उड़ना, और वो एक काले बुरखे के ऊपर से बह जाना, एक काली कृष्ण भूमि के ऊपर से रंग का तैर जाना एक मुहूर्त में, ये मुझे अचानक एक इमेज के तरफ, कि दृश्य भी एक होता है। अब तक दृश्य काव्य के ही मैं संधान में रहा, काव्य के तलाश में ही मैं घूमता रहा। अचानक मुझे लगा कि ये दृश्य काव्य में दृश्य भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये दृश्य को मुझे जानना, और ये दृश्य जैसे लोग कर पाते हैं, मुझे वहां जाना। सो इमीडिएटली एनएसडी, और मुझे तब पता चला अलका जी एनएसडी के डायरेक्टर थे, और ऐसे प्ले एनएसडी में होते हैं, एनएसडी में एक तरह की विजुअल थिएटर की चर्चा है। उससे पहले मैं एनएसडी का मशरिकी हुड देखा था, जो बहुत मुझे प्रभावित नहीं किया था।
पर शाह जी तो का। ये दिन के अंधेरे मुझे भयंकर प्रभावित किया और मुझे लगा कि मुझे एनएसडी जाना चाहिए। तो फिर ढूंढना शुरू हुआ कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। फिर पता चला कि अच्छा फलाने अभी मार्च अप्रैल में एडवर्टीजमेंट निकलेगा, तो एडवर्टीजमेंट निकला, मैं फॉर्म वॉर्म भरा। तो उसी बार हर साल जनरली वो कलकत्ता में होता था, मेरे समय ही कुछ कुछ कारण हुआ था जिसके कारण उसका इंटरव्यू उठा के, उस समय उस साल नांदीकर में नहीं हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था, उससे पहले नांदीकर में होता था। तो भुवनेश्वर में इंटरव्यू हुआ। भुवनेश्वर में मैं गया, भुवनेश्वर अकेला ट्रेन में चढ़ के एक होटल लिया और अगले दिन इंटरव्यू देने गया। मुझे लगा मुझे कौन सिलेक्ट करेगा, मुझे तो कोई ऐसे, मैं एनएसडी में जो लोग जाते हैं तो हो सकता है 15 साल से 20 साल में थिएटर के घराने से होंगे, तो मैं कहाँ से सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो मैं खूब तैयारी करी। तो पूरे जितने चीज मुझे करने के लिए बोला गया था वो सब चीज मैं इंटरव्यू देने से पहले पहले तो जो किया ही, पहले रात को मैं 4 दिशा में 4 बार करके बोला, क्योंकि पता नहीं किस तरफ जाके इंटरव्यू बोर्ड बैठेंगे। तो अगर मैं ये इस तरफ को राइट माना है तो अगर मुझे गड़बड़ हो जाए तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे नर्वस होके गया। तो मैं हमेशा से थोड़ा बेसुरा था, तो मैं इसलिए एक अलग से गाना तैयार करके गया और अलग से डांस तैयार करके गया। डांस मैं ठीक ठाक कर लेता था, मैं क्लासिकली कथकली में ट्रेंड भी था, उस समय हो रहा था। तो इंटरव्यू बोर्ड ने कहा एक साथ गाना और डांस दिखाओ, मुश्किल हो गई। मैं जाओ कुछ भी किया, तो फिर उसके बाद कहा कि अच्छा तुम अलग अलग से गाना और डांस करो। तो जैसे ही गाना शुरू किया उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो उनको समझ में आ गया होगा इंटरव्यू बोर्ड की कि गाने के कारण डांस खराब हो रहा था कि डांस के कारण खराब रहा। तो जो भी है, उसके बाद मुझे पूछा कि अच्छा तुमने कौन कौन से नाटक पढ़ के आए। सो मैंने कहा उत्तर रामचरितम में दिया। तो पूछा गया कि अच्छी ये दोनों क्लासिकल ट्रेडिशन के नाटक है, दो अलग अलग क्लासिकल ट्रेडिशन के, तो इस दो ट्रेडिशन में कोई समानता या कोई डिफरेंस है। तो मैं ठहरा तुलनामूलक साहित्य के ठीक ठाक स्टूडेंट, ये तो मेरा सब्जेक्ट था क्लासिकल ट्रेडिशन का कंपैरेटिव एनालिसिस। तो मैं बीज बिंदु अर्थ प्रकृति ग्रीक के सारे कोटेशंस, एरिस्टोटल के ग्रीक कोटेशंस से लेके मतलब मैं 10 मिनट बोलता चला गया। मेरे पास इसका जवाब एकदम, मतलब इसके बारे में बहुत पढ़ा हुआ था, इसके ऊपर मैं 3000 वर्ड का आर्टिकल लिख सकता था, इतना क्लास में पकड़ पकड़ के पढ़ाया गया है। तो एक पूरा पेपर ही था क्लासिकल ट्रेडिशन के ऊपर, जिसका आधा था ग्रीक क्लासिकल, मतलब 50 मार्क्स था ग्रीक क्लासिकल ट्रेडिशन और 50 मार्क्स था संस्कृत क्लासिकल ट्रेडिशन। तो वो पूरा, अब 3 साल अगर एक 100 मार्क्स के पेपर के लिए 60-70 किताबें पढ़ी हैं तो उसके तो रेफरेंस होगा। तो मैं किया, बोला 10 मिनट बोलने के बाद मैंने थोड़ा सांस लिया, तो फैकल्टी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है चुप रहो, हो गया। तो फाइनल में सिलेक्ट हो गया मैं। तो मैं मेरे सारे दोस्तों को बोला कि देख हमारा शो आ रहा है पुष्प का, मैं सिलेक्ट तो नहीं होऊंगा, कौन मुझे सिलेक्ट करेगा, प्रिलिमिनरी हो गया यही बहुत बड़ी बात है, पर सरकार के खर्चे में, सरकार के पैसे में मैं दिल्ली जा रहा हूँ और रहना खाना सब सरकार देगा और फ्री में 5 दिन वर्कशॉप कराएगा, ये कितनी अच्छी बड़ी बात है। इतना हो गया बहुत है, पर आके ही हम इसका शो करेंगे। सो इंटरव्यू जैसे दिया ऐसे दिया, मन लगा के जितना हो सकता था उतना किया। उस समय अगले दिन, मतलब जिस दिन इंटरव्यू खत्म हुआ उसका अगले दिन सुबह लिस्ट लग जाती। तो अगले दिन सुबह लिस्ट लग गई, लोगों ने कहा लिस्ट लग जाएगा 9 बजे तक, अब क्या होगा, मुझे जाए होगा थोड़ी, ऐसे सोच के मैं अच्छे से नाश्ता वाश्ता करके इसमें पहुंचा लिस्ट देखने। लिस्ट में मेरा नाम है, कुछ पता नहीं आज किस ऑर्डर में थे, वो मेरिट लिस्ट तो शायद नहीं होता होगा, जो भी होता होगा, लिस्ट में मेरा नाम थे। तो मैं बाहर आके भगवान के चाय के दुकान में चाय पीने बैठ गया। और आज भी मुझे याद है, पता नहीं जिनके बारे में बोल रहा हूं उनको ये बात पता होगी कि नहीं, मेरे बगल में एक मेरे ही हम उम्र एक लड़का आके बैठा। उस लड़के से मेरे उस 5 दिन में थोड़ी बहुत परिचय हो गई थी, तो हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अरे दादा आपका तो सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा देखो मनोज, तुम
ऐसे सिलेक्शन नहीं हुआ करके बोलते हो, पर मेरी हिंदी बहुत कमजोर थी, मैं कुछ अंग्रेजी में बोला था। पर देखो अब आप बम्बे जा रहे हो तो अब यू विल बिकम अ ग्रेट एक्टर। नॉट एवरीबॉडी नीड टू कम टू एनएसडी टू बी अ ग्रेट एक्टर। देयर आर मेनी एक्टर्स हु आर ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट ऑफ आवर कंट्री, दे हैव नेवर कम टू एनएसडी। दैट वाज ऑब्वियसली मनोज वाजपेयी। तो चलो, लोग कहते हैं कि मेरी जुबान में कुछ कहा जाए तो सच हो जाता है। मेरा बस इतनी आकांक्षा है कि वो सच लोगों के भलाई के लिए हो, बुराई के लिए ना हो। जबान पे सरस्वती। हाँ, तो अगर वो आज वो हमारे देश के गर्व है, पूरी दुनिया के अभिनय दुनिया के लिए एक गर्व है। और ये शुभकामनाओं के साथ मैं उनको उस दिन विदा किया था, और वो हमारी उस समय की कॉन्वर्सेशन थी। ये सोच के मुझे आज अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सिलेक्शन हो गया, तो मैं बड़ा कश्मकश में था कि मैं निश्चित रूप से मास्टर्स खत्म करके पीएचडी करके एक निश्चित रूप से शिक्षक की नौकरी की तरफ आगे जा रहा हूँ। मेरे घर परिवार भी उसी तरह के थे, पढ़ने लिखने वाले थे। माँ एजुकेशन डायरेक्टरेट में काम करती थी, पापा एजुकेशन डायरेक्टरेट में काम करते थे, दोनों आला अफसर थे। दीदी अंग्रेजी में AA में थी। माँ बांग्ला में एमए के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे रविंद्रनाथ टैगोर से साहित्य भारती उपाधि प्राप्त किया था। तो एक तरह से पढ़ने पढ़ाने का, साहित्य की चर्चा करने का, घर में मुझे लिटरेचर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं अपने स्कूल लेवल में ही पढ़ लिया था। तो एक तरह की लिटरेचर की चर्चा घर से मिली हुई मुझे, उसके लिए मुझे बहुत कोशिश नहीं करना पड़ा। बाकी मुझे जिंदगी में सब कुछ ऐसे आसानी से ही मिला। तो मैं बड़े कश्मकश में था कि एक पूरा ये एकेडमिक्स की दुनिया छोड़ के चले जाऊं ना चले जाऊं। मुझे रंकर मोचिस देगी क्या जो मुझे किताब दे सकती है? एक साहित्य मुझे जहां पहुंचा सकते हैं, जो जिस दुनिया में पहुंचा सकते हैं, वो क्या सच में प्रैक्टिकल आर्ट मुझे देगा कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में और लोगों के हाथ का मैल लग के वो छोटा हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा। साहित्य में ये बड़ा फायदा है कि आप अकेला पढ़ सकते हो, आपको उसके लिए दुनिया में किसी की जरूरत नहीं। तो एक सोलो फॉर्म से एक ग्रुप फॉर्म में जाना लेके मुझे बड़ा ही शंका था। फिर भी मैं कुछ लोगों से पूछा, उसमें हेमांग विश्वास जो बहुत बड़े गायक थे, उनका बेटा मैनाक विश्वास वो मेरे बहुत बड़े भाई टाइप थे, तो उनसे पूछा। उन्होंने कहा, और भी बहुत लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा कि वापस आके एक प्रोफेसर बनने का रास्ता तो खुला रहा, पढ़ने पढ़ाने का दायरा तो खुला रहा ही। ये ट्राई करके देख लो, 3 साल बाद अच्छा ना लगे तो तब भी जिंदगी में 3 साल बाद कर लेना पीएचडी। तो आज भी वो पीएचडी मेरा नहीं ही किया हुआ रह गया। आज भी उस रंकर में के रास्ते में चलते ही रह गए, और अनश्योरिटी रह गए। तो ऐसे ही बाई चांस दिन के अंधेरे का व्यूइंग मुझे एनएसडी तक ले आया था। यहाँ उस समय डायरेक्टर कौन था एनएसडी का? कीर्ति जैन जी डायरेक्टर हुआ करती थी। और कीर्ति जैन जी के समय का एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगती है, शायद वो नहीं होता तो मैं एनएसडी में नहीं टिकता। एनएसडी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था। एनएसडी में उस समय बहुत रैगिंग होता था, बहुत खराब रैगिंग होता था। मेरे अपने समझ के अनुसार उस समय की रैगिंग में रेसिज्म, सेक्सिज्म, हर तरह की मार्जिनलाइजेशन, जात, धर्म, सब कुछ लेके विभेद पैदा करके उसको रैगिंग में लागू करना। एंड ऑल्सो 1992 वाज नॉट एन इजी टाइम। उस समय हमारे देश में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे तर्क, बहुत सारे अनिश्चयताएं थी, उथल पुथल बहुत। और उसके बीच उसका बहुत प्रत्यक्ष, नग्न और अटैकिंग रूप मुझे एनएसडी में देखने के लिए मिला। मैं एनएसडी में तीसरे दिन एनएसडी से
रिजाइन करना चाहता हूँ, चले जाना चाहता हूँ, ऐसा एक पत्र लिखा था। और वो मैं रोज कोशिश करता था। तब एनएसडी के बॉन्ड में ये लिख के आना पड़ता था कि हम अगर अपनी मर्जी से भी कोर्स छोड़ दे तो हमें 3 साल का पैसे भरना पड़ेगा। मैं नहीं चाहा कि मेरे माँ बाप को मेरे लिए 650 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 36 मंथ्स मेरे 3 दिन 7 दिन के शौकिया रंगकर्म के लिए एनएसडी में ज्वाइन करने के लिए इतने पैसे भरने पड़े। इसलिए दांत में दांत पीस कर मैं अपने जेब में वो चिट्ठी रख के रोज आया गया। और 2 साल खत्म होने के बाद जब मैं छुट्टी में घर जा रहा था, तब वो चिट्ठी मैंने मेरे डायरी के अंदर से निकाल के फाड़ के फेंका। तब तक मुझे लगा और 1 साल ही है, मैं सरवाइव कर जाऊंगा। पर उस समय एनएसडी की ये एक बहुत अच्छी बात थी कि एनएसडी में क्लास बहुत सिंसियरली डिसिप्लिन तरीके से होता था। मैं जिस तरह की थिएटर डिसिप्लिन से आया था, अगर एनएसडी में डिसिप्लिन नहीं होता तो शायद मुझे एनएसडी के बारे में कोई कन्विक्शन होता नहीं। पर वो कुछ क्लास अच्छे लगे, कुछ क्लास ने कम अच्छे लगे, कुछ क्लास नहीं अच्छे लगे, कुछ क्लास में मुझे लगा सीखा, कुछ क्लास में मुझे लगा नहीं सीखा, कुछ क्लास में लगा कि आज जिंदगी बदल गई, कुछ क्लास में लगा कि वक्त बेकार में जाया हुआ। पर क्लास ना करने का कोई चांस नहीं था। वो ही जो तुम जियो या मरो, तुम रहो या ना रहो, तुम्हें जो भी है, तुम्हें क्लास में जाना है और काम करना है और अपनी जिंदगी और अपने शरीर के परे, अपने पसंद नापसंद से परे रंगमंच की दुनिया है। ये एक जो कठोर निर्मम सिचुएशन थी एनएसडी की, ये मुझे प्रभावित किया और मुझे लगा कि हाँ, इसके कारण इस इंस्टीट्यूट में मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट उसी आदर्श को आगे लेके जा रहा है जिस आदर्श का मैं विश्वासी हूं। तो मेरे विश्वास का जो भित्ति थी, जो नींव था, उस नींव को और एक पक्का पिलर मिला, उसमें एक ठोस बेस मिला। यही इसी के कारण एनएसडी आया। मैं एनएसडी आने के बाद, एनएसडी खत्म करने के बाद मैं 1 साल एनएसडी में टीचिंग असिस्टेंट रहा। उसके बाद मैं कलकत्ता चला गया। फिर मैं 12 साल सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। बीच में 1 साल उससे पहले टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस में मैनेजर रहा। फिर अब 11 साल से ऊपर हो रहा है मैं एनएसडी में पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही थिएटर, फिल्म, रंगमंच के विस्तार रिकॉर्डेड मीडियम में, ये मेरी जिंदगी में अलग अलग समय आता रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो बहुत इससे लाभ उठाएंगे, क्योंकि इतना ब्रॉड एक्सपीरियंस है आपका, कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचे हैं आप। तो जैसे कि आपने एक्टिंग भी किया, डायरेक्शन भी किया, आर्ट डायरेक्शन किया, और आज आप वर्ल्ड ड्रामा पढ़ा रहे हैं, वेस्टर्न ड्रामा पढ़ा रहे हैं। तो अगर दिल से पूछा जाए, मन से आप क्या एंजॉय करते हैं? सच में कहूं तो मन से सबसे अच्छा लगता है अभिनय करना। आज भी मुझे, मैं लंदन में जब पढ़ने गया, जो भी एक बहुत मजेदार कहानी है, मैं एनएसडी खत्म करने के बाद असिस्टेंट टीचर की नौकरी कर रहा था। तो उस समय 5 तारीख सैलरी मिलती थी। मैं हमेशा खर्चा ज्यादा कर देता था, तो 1 तारीख घर का किराया देना होता था। 850 रुपया किराया था 95 में। वो मैं हर महीने किसी ना किसी से मांगना पड़ता था। तो ऐसे ही 1 महीने के किसी दिन, मतलब 25-26 तारीख में सोच रहा हूँ कि इस महीने फिर से किसी से मांगना पड़ेगा। और मैं खुद ही अपने आप को कोस रहा हूँ कि शंतनु, तू क्यों 850 रुपया क्यों नहीं बचा सकता है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ किससे मांगा जाए। इस बीच विनोद दुआ जी आए। उन्होंने कहा कि टेलीविजन में, डीडी में एक क्विज है, उसमें तुम पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा नहीं, मैं टेलीविजन पर नहीं करूंगा। उससे पहले एक बार गोविंद निहालनी जी मुझे कहा था कि तुम मुझे असिस्ट करो। मैंने कहा नहीं, मैं थिएटर करूंगा, मैं फिल्म जैसी खराब चीज नहीं करूंगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं करता। उस तरह का आदर्शवाद था उस समय खूब। अभी नहीं है, अभी मैं फिल्म में भी
आर्ट हो सकता है, पर उस समय बॉलीवुड, इवन ऑल्टरनेटिव बॉलीवुड भी मुझे बहुत टुच्चा लगता था थिएटर के सामने में। तो जो भी है, तो मैंने कहा नहीं मैं टेलीविजन नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं थिएटर की क्विज है और तुम जाके पार्टिसिपेट करो, हारते ही 1000 रुपया, जो टीम हार जाएगा उसको 1000 रुपए इनाम मिलेगा। ऐसे कोई ये नहीं है, अवार्ड नहीं है, सिर्फ जैकपॉट है। तो मुझे लगा ये तो अच्छी बात है, एक और पार्टनर को जुटा लेता हूँ, 2 लोग मिलके करेंगे, आज जाके हार के आ जाऊंगा, 1000 रुपया मिल जाएगा, 500 रुपया बांट लेंगे। तो इस महीने मुझे 350 रुपया उधार लेना पड़ेगा और 150 रुपया शायद मेरे पास पड़े भी है, तो 200 रुपया में काम चल जाएगा। सो मैं चला गया क्विज में, और क्विज में मैं जीत भी गया पहले दिन। तो ठीक है, जीत गया, अच्छा लगा। दूसरे में भी जीत गया, तीसरे में भी जीत गया। तो लगा कि अरे लोगों को एक दिन आके 1000 रुपया मिल रहा है, मुझे तीन दिन आके 1000 रुपया नहीं मिल रहा है। तो ऐसे चौथे लेवल में हार गया। तो मुझे लगा अच्छा चलो अब हमें पैसा मिलेगा। तो बोला नहीं, आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा, इफ यू आर बेस्ट रनर अप तो आपको एक बार और आना पड़ेगा। शाम को फोन आता है कि आप लोग बेस्ट रनर अप है, आपको एक बार और आना पड़ेगा। सो मैंने कहा कि गए हम, और मेरा जो पार्टनर था राजीव बिल्ली चिट्टी, उससे मैंने कहा कि देख एक भी जवाब नहीं देना, आज पता है तो भी हमें पैसे लेके कट जाना। अब लेपेल वेपेल लगा दिया गया। उसके बाद मेरे मन में आया, मैं इससे कहा कि अच्छा देख, आज तो फाइनल है, आज हम जीते या हारे हमें तो अवार्ड मिलना ही, जीतने से जीतने का अवार्ड मिलना है, हारने से 1000 रुपया तो मिलेगा। तो जितना आता है बता देंगे, और हारने का अगर 1000 रुपए है तो जीतने का तो 2000 होगा। तो उसने कहा हाँ ये तो बढ़िया बात है, चल बोल दी। तो हम जो जितना जानते थे बोल दिया, हम जीत गए। जीतने का अवार्ड था, जैकपॉट था, लंदन आने जाने की टिकट, लुफ्थांसा में बिजनेस क्लास में। अब लंदन आने जाने की टिकट है 850 रुपया, 500 रुपया कमाने के चक्कर में एक लंदन आने जाने की टिकट है। लंदन जाके रहूंगा कहाँ, खाऊंगा क्या, उसके पैसे कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं। तो उसके बाद काफी कोशिश करी मैं, मेरे सिगल फाउंडेशन फॉर आर्ट्स को लिखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम वहां जाके कुछ थिएटर देखोगे और उसका एक आर्टिकल लिखोगे तो हम तुम्हारा वो रहना खाना स्पॉन्सर कर सकते हैं। पर बाद में चार्ल्स वालेस फाउंडेशन ने कहा कि आपके पास ऑलरेडी ट्रैवल एक्सपेंसेस है, सो एंड यू आर द फर्स्ट क्लास फर्स्ट ऑफ एनएसडी, तो हमें आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर करते हो, कैन चूज अ कोर्स। तो मैं बहुत नखरा वखरा करके एक एक्टिंग कोर्स चूज किया। तो मैं लंदन में भी जब पढ़ने गया तो एक्टिंग पढ़ने गया। एक्टिंग के बारे में ना मुझे मेरी एक टीचर की दूसरी कहानी याद आ रही है। एक बार रीटा गांगुली कोठारी, अब जानते होंगे, बहुत सालों से हमारी गुरु रही है। तो वो बेगम अख्तर की 3 गांडाबंदी शागिर्द में से एक शागिर्द है। तो उन्होंने ये कहानी बताई थी कि एक बार बेगम साहिबा को सितार सीखने का मन किया, तो उन्होंने गाना वाना छोड़ के सितार सीखने में लग गए। तो कोई बहुत बड़े इंसान से कहा कि मुझे आप सितार सिखाइए। तो उन्होंने कोई इशारा दिया जो उनको पसंद नहीं आया बेगम साहिबा। तो बेगम साहिबा वही उनके ही एक स्टूडेंट को पकड़ के सितार सीखने लगे, और 6 महीने खूब सीखे और हाथ में तान आने लगे। सुर तो था ही उनके पास, समझ तो थी ही सब चीज की, तो वो बहुत अच्छे बजाने लगे। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और फिर गाना गाने लग गए। तो ये रीटा जी ने पूछा कि अम्मा आप इतना नहीं, और कुछ कहती थी, अम्मा तो सिद्धेश्वरी बाई को शायद कहती थी। तो कहा कि आप सितार बजाना छोड़ क्यों दिए, इतना अच्छा बजा रही थी। तो उन्होंने कहा कि देख, एक साज को पहले अपना बनाओ, फिर उसके जरिए अपनी बात कहो। इस बात में मजा नहीं आया, इससे मेरा गाना अच्छा है। जो यंत्र है वही यंत्री है, कौन बज रहा है और कौन बजा रहा है इसमें कोई अंतर नहीं। तो एक्टिंग के अंदर वो एक बात है कि उसमें यंत्र और यंत्री का अंतर नहीं है, जो बज रहा है वही बजा रहा है। तो एक कोई अच्छा डायरेक्टर मिले जो मुझे कहे कि ऐसे इंस्पायर कर पाए कि मैं अपने को पार कर पाऊं, अपने सारे लिमिटेशंस को पार करके अभिनय के नए आयाम को ढूंढ निकालूं, और उस अभिनय के नए आयाम को ढूंढते हुए निर्देशन के नए आयाम को ढूंढूं। See, all the great directors हम जिनके नाम लेते हैं, they all evolved the acting methodology. Brecht evolved the acting methodology, Stanislavski evolved an acting methodology,
Grotowski evolved an acting methodology. Eugenio Barba evolved an acting methodology. Even Robert Williams. How I am slipping the name. Also has evolved an acting methodology. One of the greatest dance theater person, Pina Bausch, has evolved acting methodology, performance methodology. तो आपको करना तो ये जिंदा इंसान के थ्रू ही है. सो डायरेक्टर बनने के लिए भी वो इंसानी फितरत में आपका एक गहरी समझ होनी चाहिए. तभी आप उसमें कुछ और कर पाओगे. इधर थोड़ा सा ये लगा दिया, उधर थोड़ा सा वो लगा दिया, इधर से थोड़ा सा, वो तो ठेकेदारी है. वो एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग घटिया बना के गए, आप उसके ऊपर लिपापोती करके एक कमरा लाल एक कमरा नीला कर रहे हो, 2 दिन बाद वो बिल्डिंग धस ही जाएगा. पर अगर उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके नींव में, उसके पिलर में, उसके वेट शिफ्टिंग में, उसके इंजीनियरिंग में अच्छा है, तो देन उसके अंदर इंटीरियर डेकोरेशन और आगे मायने रखता है. सो इफ देयर इज नॉट मेथोडोलॉजी ही अगर नहीं है जिसमें एक रियल इंसान और इंसानियत को लेके काम किया जाए, बेसिक एलिमेंट जो है ह्यूमन बीइंग एंड हिज और हर इमोशंस, उसके ऊपर आपके कंट्रोल नहीं है. उसको आप किस तरह से इंस्टिगेट करेंगे, उसको आप किस तरह से मोल्ड करेंगे, उस एक इंसान को उस इमोशन तक पहुंचाने के लिए आप एज अ डायरेक्टर क्या देंगे, उनसे क्या लेंगे, और कैसे आप दोनों के बीच एक वो आर्ट का जन्म लेगा, एक बॉन्डिंग होगी. वो एक बिल्कुल ही, दैट इज द सेंट्रल पिलर, द सोर्स ऑफ ऑल आर्ट. आर्ट इज नॉट टू सेल अ न्यू इक्विपमेंट. Art is not to sell a new technology. Art is not to make somebody overwhelmed. Art is something which stays with you. हमें मैजिक दिखाइए, हम मैजिक हमारे मन में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन, बहुत ग्रेट पीसी सर करके मैजिक मैंने जिंदगी में 7-8 बार देखा है, पर वो मैजिक एक इंसानी इमोशन को मेरे अंदर जागरूक नहीं कर पाता, एक ऑ की स्पिरिट ही दे पाता है. सो वो आर्ट का एसेंशियल है, ह्यूमन बीइंग, किसी भी आर्ट का, और उस ह्यूमन बीइंग का एसेंस है उसके इमोशन. तो उससे दूर जाया जा सकता है, उसके निकट आया जा सकता है, उसके उस इमोशंस के साथ मान अभिमान किया जा सकता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया जा सकता है, उसके साथ पक्ष विपक्ष किया जा सकता है. पर वो ह्यूमन इमोशन आर्ट की मां है, वो जन्मदात्री है, उन्होंने ही जन्म दिया है. तो मां के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड काटा जा सकता है, पर नाभि का मार्क नहीं छोड़ा जा सकता. वो नाभि जिससे वो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है, वो नाभि रहता है और वो सेंटर रहता है. तो बिना नाभि को जाने शरीर को जानना मुमकिन नहीं है, मन को जानना मुमकिन नहीं है. सो दैट्स हाउ द होल एक्सपीरियंस इज. एंड ये इतने देश घूम के, इतने देशों में अलग अलग तरह से, बाहर भी जब पढ़ाने गया, जब थिएटर करने गया, जब भी गया बाहर वालों के साथ किया, जर्मन के लोगों के साथ, फ्रेंच लोगों के साथ, ईस्ट यूरोपियन लोगों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ. ऑस्ट्रेलिया तो एक कॉलोनी भी है, तो वहां बहुत तरह के लोग बहुत देश से आके बसे हुए हैं, चीनी लोगों से लेके बहुत तरह के, और उनके कुछ 2 जनरेशन से, कुछ 1 जनरेशन. बहुत देश में बहुत जगह घूम के भी मैंने वही देखा कि इंसान के कनेक्शन है अभिनय. ये मैं कुछ हूं, मैं मेरा 5.5 फीट हाइट है, मेरा रंग ऐसा है, मेरा कदकाठी ऐसा है,
पर अभिनय ऐसी एक चीज है जिसके जरिए मैं मंच पर खड़े होकर प्रमाण कर दूंगा कि मैं जो हूं मैं नहीं हूं, और मैं एक ग्रीक नाटक का एक हीरो हूं या शेक्सपियर के नाटक का एक किरदार। मैं किसी और समय में किसी और इंसान बन सकता हूं। अगर भगवान माने तो, धर्म माने तो एकमात्र भगवान इंसान तैयार कर सकते हैं, और भगवान के बाद अगर कोई इंसान बना सकता है तो है अभिनेता। वो आपके सामने खड़े होके एक नया इंसान बना देगा। सो हम भगवान के जात है, हम ईश्वर के जात है, अभिनेता। तो ये एक विशेष क्षमता हमें मिली है, चाहे वो हमें जेनेटिकली मिली हो और चाहे हमें वो अधिदैविक मिली हो, अधिभौतिक मिली हो, चाहे वो विज्ञान ने हमें दिया हो। सो हम अभिनेता वर्ग एक बहुत स्पेशल रेस है, जिसे ये एक स्पेशल क्षमता है अपना बदल लेने का, खुद को बदल के एक नई क्रिएट करने का, आपके आंखों के सामने बदल जाने का। सो हम यक्ष, किन्नर के गांधर्व जाति है हमारे। तो सब इंसान गांधर्व जाति के जन्म नहीं लेते। जो लोग लेते हो आपस में एक दूसरे को 2 मिनट में पहचान जाते हैं, और जो जिसका जन्म गांधर्व जाति में नहीं हुआ, अब इसमें मैं ऑब्वियस है कि मैं जात भेद के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जिसके अंदर वो आर्टिस्ट बनने की वो जेनेटिक क्वालिटी नहीं होगी, वो कोशिश करता रहेगा जिंदगी भर। ये मोटर ड्राइविंग सबको सिखाई जा सकती है, पर फॉर्मूला 1 कार रेस ड्राइवर सब नहीं बन सकते। उसके लिए आपके खून में वो चीज होने की जरूरत है, उसी को खेल है, जज्बात का खेल है, संवेदना का खेल है, इम्पल्स का खेल है। ये कोई ऐसा कृत्रिम तो है नहीं कि बाहर से बनावटी कोई चीज नहीं है जो आप कहीं से उधार ले लें, कहीं से आप किराए पे ले। और उसका मूल सूत्र ही अभिनय के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए अभिनय की कड़ी को छोड़ के उसको काट के मैं बहुत दूर नहीं जा पाता। कितनी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, मतलब समय का पता ही नहीं चल रहा है, हम कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ। लेकिन एक जाने से पहले, बात खत्म करने से पहले, एक एकेडमिक्स का सवाल है। अमूमन मैं भी कई जगह फैकल्टी में जाता हूँ, तो ज्यादातर मुझे एक शिकायत मिलती है, क्योंकि आप वर्ल्ड ड्रामा पढ़ा रहे हैं, वेस्टर्न ड्रामा, तो बच्चे कहते हैं कि वेस्टर्न ड्रामा की क्लास हो गई है लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो ये अमूमन मुझे हर जगह ये शिकायत सुनने को मिलती है। तो मैं जितनी अपनी जानकारी होती है कमरे पे बुला के उसका रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अमूमन सुनने को मिलता है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका कोई प्रोसेस अलग ढंग का है? इसका यही रहा। मैं तो बड़े ही एक 5 स्टार नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी के स्पेशल डिपार्टमेंट में पढ़ा हूँ, और वहां से आके एनएसडी में जब वर्ल्ड ड्रामा पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाया, 7 दिन 10 दिन पढ़ाया। स्टूडेंट सारे एक्टर ही हैं, वो मेरे सामने समझने की एक्टिंग भी बहुत अच्छे से कर लिया। उसके बाद मैं 10 दिन 15 दिन बाद जब कुछ पूछता हूँ, देखता हूँ कुछ भी रिटेन नहीं किया। उनको नाम रिटेन नहीं कर रहा है, डेट रिटेन नहीं कर रहा है, थ्योरी रिटेन नहीं कर रहा है। तो पहले मैं सोचना शुरू किया कि क्यों हो रहा है। सबसे पहले जो मैं पाया कि हिंदी क्षेत्र में, हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाते हैं तो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी, कुछ स्टूडेंट को अंग्रेजी में सहूलियत होती है, पर वो भी धीरे धीरे रहते रहते, अंग्रेजी भी बहुत हमारे देश में अच्छी नहीं है, अंग्रेजी में शिक्षा, तो 1-2 स्टूडेंट छोड़ के क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट धीरे धीरे हिंदी में ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आ रहे हैं वो भी अपने बैचमेट के साथ शहर में दुकान में हिंदी ही बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे हिंदी में पढ़ाना शुरू करना पड़ा, तो इसलिए मुझे सारे टेक्स्ट, वही टेक्स्ट मैं पढ़ा पाता हूं जिस टेक्स्ट की हिंदी अनुवाद है। तो मैं बहुत सारे ऑथर नहीं पढ़ा पाता हूं जिसको उतने हिंदी अनुवाद नहीं है। और क्लास में ये हमेशा, पहला तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्लास में जो भी मैंने बोला वो सब तक पहुंचे है कि नहीं। मैं जनरली क्या करता हूँ, पढ़ाने के बाद
कोई एक क्लास में जिसको मुझे पता है कि शायद ये कमजोर हो, उसको बोलता हूं कि तुम सिनॉप्सिस करके बताओ। अगर उस तक बात पहुंच गई तो वो काम करना शुरू करता है। सेकेंडली, मैंने जो एक तरीका ढूंढा, मुझे पढ़ाना है डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस के जरिए मुझे पहुंचना है नारी मुक्ति, 19वीं सदी की नारी मुक्ति, नारी मुक्ति का रंग बदल, आज की नारी मुक्ति, आज के तारीख की औरतों की समस्याएं, उस समय की औरतों की समस्याएं, आज के समय अगर डॉल्स हाउस किया जाए तो उसके रेलिवेंस है नहीं है वगैरह। सो आई डोंट स्टार्ट विथ द टेक्स्ट। मैं कई बार ऐसे हुआ है कि मैं कोई बॉलीवुड फिल्म से शुरू किया, जिस पर थोड़ी सी बैच इंटेलिजेंट होती है, थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो शायद मैं अस्तित्व टाइप की फिल्म से शुरू की, कि जो थोड़ी आर्ट फिल्म टाइप की है, जिसमें नारीवाद की बात की जाती है, जिसमें एक औरत अपने घर छोड़ के जाती है, अपने पति को छोड़ के जाती है। जब देखा कि नहीं ये भी भारी पड़ेगा, तो तब मैं तनिष्क की एड से शुरू किया है कि देखो एक तनिष्क अपने डायमंड रिंग बेचने के लिए ट्रेडिशनल मैरिज को किस तरह से प्रमोट कर रहा है और ट्रेडिशनल मैरिज के अंदर आधुनिक धारणाओं को किस तरह से ला रहा है। पर वो आधुनिक धारणा क्या इवेंचुअली दिख रहा है? इवेंचुअली बाप तो हीरे की अंगूठी ही खरीद रहा है, या पति ही हीरे की अंगूठी खरीद रहा है, लड़की तो हीरे की अंगूठी नहीं खरीद के पति को दे रहा है। तो ये तथाकथित आधुनिकता जो हमें ये पढ़ने सामग्री के एडवर्टीजमेंट सिखा रहे हैं, वो क्या है? तो ऐसे करके धीरे धीरे बैक जर्नी करके डॉल्स हाउस तक पहुंचा। तो डॉल्स हाउस के कभी वीडियो दिखा के शुरू करता हूं। एक माबू माइंस की बहुत अच्छी फिल्म डॉल्स हाउस का प्रोडक्शन है, तो वो दिखाता हूं। तो इसी तरह से बहुत तरह से, अच्छा, जिस ऑथर का नाम मैं उस समय मिक्स कर रहा था, उनका नाम है रॉबर्ट लिपाज। तो रॉबर्ट लिपाज का नाम मैं ऊपर नीचे कर रहा था। एनीवे, इसलिए वो बात मेरे मन में हटती रही। तो इस तरह से मैं हमेशा देखता हूं कि स्टूडेंट किस रियलिटी से आए हैं, उनके लिए नॉन नॉलेज क्या है, उनके जिंदगी में उन्होंने औरतों के ऊपर अत्याचार देखा होगा, तो अब उसका क्या रेफरेंस लेके मैं डॉल्स हाउस तक पहुंचा सकता हूं, या स्ट्रेनबर्ग तक पहुंच सकता हूं, या मेडिया तक पहुंच सकता हूं, या लेडी मैकबेथ तक पहुंच सकता हूं। उसने इडिपस पढ़ाने से पहले राष्ट्र और व्यक्ति का क्या रिलेशन है, जनता का राष्ट्र प्रधान से क्या एक्सपेक्टेशन है, ये इसकी बात अगर करें, और वो उसके लिए जनता राष्ट्रप्रधान से कैसे बात करते हैं, ये बात शुरू करने से इडिपस के फर्स्ट सीन पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। जब इडिपस आता है कि और कहता है कि अपोलो के प्रागजन अब क्यों आए हैं और अब मेरे पर, तो स्टेट, इंडिविजुअल, सीन, इसके रिलेशन पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। तो रोजमर्रा की वास्तव के पास बार बार आना और उस रेफरेंस से पढ़ाना, तो तब उनके मन में वो शब्द टिक जाता है कि अच्छा, सोफोक्लिस करके कोई एक ऑथर थे जिसका लिखा हुआ नाटक था इडिपस, जिससे ऐसे ऐसी घटनाएं घटी। उसके बाद वो अपना दिमाग चलाते हैं। एक बार नाटक पढ़ लिया ना, तो उसके बाद वो अपना दिमाग चलाते हैं और फिर अपने आधुनिक समय के साथ मिला के करते हैं। तो ऑडियो विजुअल मटेरियल का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है मुझे क्लास में। वो ही क्लास का मेन मटेरियल, मतलब अगर 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लास है तो हर क्लास में 20 से 30 मिनट ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा स्लो होता है पढ़ाना। अगर 16 टेक्स्ट पढ़ाना है तो पूरे साल भर में अगर एक बैच के साथ 90 आवर्स टीचिंग, या 90 आवर्स तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, उतना मिलता नहीं, बहुत बार दूसरे शेड्यूल के प्रेशर में कम हो जाता है, पर जितने भी शेड्यूल मिलता है उसमें सिलेबस का एक एसेंस पहुंच पाता है। पर और भी समय दिया जाए, और भी समय हम कर पाए तो इसके और नीटी ग्रिटीज और डिटेल आविष्कार करना मुमकिन होगा।
बढ़िया, ये बहुत अलग अलग कोशिश रहती है। बहुत बढ़िया ढंग से और इतनी इंटरेस्टिंग बातें आप कर रहे हैं कि ये सेशन तो बहुत लंबा चलना चाहिए, लेकिन समय हमारा साथ कभी नहीं दे रहा और है। जरूर। जी बिल्कुल, और बहुत मजा आया, बहुत ज्ञानवर्धक बातें की आपने, जो अपना पूरा सफर बताया है और जिस बुनियाद से, जिस शिक्षा से, जिस सीख से आप निकल के आए हैं और जो आपके पास इतना अनुभव है, वो शेयरिंग मतलब सबके लिए बहुत लाभदायक है। हम कभी भविष्य में फिर दोबारा एक नई चर्चा पे आएंगे जरूर। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने अनुभव साझा किए। धन्यवाद शांतनु जी। धन्यवाद आपको और भारतेंदु नाट्य अकेडमी को बहुत बहुत।